1947 में भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन आज़ादी का ये सपना खून और आंसुओं में डूबा हुआ था। पार्टीशन के वक्त 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। करोड़ के करीब लोग अपने घर, अपने मिट्टी, सब कुछ छोड़ने पर मजबूर हुए। भारत ने तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं की लीडरशिप में नए सपने देखे, लेकिन पाकिस्तान वहाँ मोहम्मद अली जिन्ना के बिना कोई विजन, कोई स्ट्रांग लीडरशिप नहीं थी। सिर्फ एक चीज सबसे ज्यादा डोमिनेंट थी, हमें भारत से बदला लेना है। नेशन बिल्डिंग के बजाय पूरे मुल्क को भारत से नफरत के नाम पर जोड़ने की कोशिश की गई। सियासत रिलीजन के आसपास घूमने लगी और मिलिट्री ने समझ लिया कि पाकिस्तान की असली पावर उनकी हाथ में आ सकती है सिर्फ भारत का डर दिखाकर। जब एक देश अपनी पहचान सिर्फ नफरत के आसपास बनाता है, तब उसका भविष्य खुद अपने हाथों से लिखा जाता है, और अक्सर वो लिखा जाता है तबाही के रास्ते पर। और यही हुआ पाकिस्तान के साथ। जब लीडरशिप का विजन खत्म हो और मुल्क सिर्फ नफरत पर टिका हो, तो असली पावर हाथ में आती है आर्मी की। 1947 के कुछ ही सालों में पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपने घर बना चुकी थी। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था लेकिन कर नहीं पाए। इलेक्शंस कराना था पर हमेशा डिले होते रहे। और 1958 में पाकिस्तान आर्मी ने अपनी असली चेहरा दिखाया। जनरल अयूब खान ने पहला मिलिट्री कू कर दिया। डेमोक्रेसी को रख दिया गया था एक तरफ और यूनिफॉर्म ने ले लिया था कमांड। तब से लेकर आज तक पाकिस्तान में असली राजा हमेशा आर्मी ही रही है। प्राइम मिनिस्टर्स आते जाते रहे, कभी भुट्टो, कभी नवाज, कभी इमरान, लेकिन कुर्सी की चाबी हमेशा रावलपिंडी के जीएचक्यू में ही रही। और सिर्फ पावर नहीं, पाकिस्तान आर्मी ने इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, मीडिया, सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। डिफेंस बजट बढ़ता गया, लेकिन लोगों के लिए ना स्कूल्स बने ना हॉस्पिटल्स। सबसे बड़ी बात, आर्मी ने एक परमानेंट भारत का डर का नैरेटिव बना दिया। लोगों को बताया गया हमें सरवाइव करना है क्योंकि भारत हमें खत्म करना चाहता है। यही डर बन गया उनके बिजनेस मॉडल। जितना ज्यादा डर, उतना ज्यादा फंडिंग, उतना ज्यादा पावर। 1971 में पाकिस्तान का दो टुकड़ा हुआ, बांग्लादेश अलग हो गया। ये पाकिस्तान आर्मी के लिए सबसे बड़ा ह्यूमिलिएशन था। अपना डिफीट को छुपाने के लिए पाकिस्तान ने एक नया वेपन यूज शुरू किया, रिलीजन। 1977 में जनरल जियाउल हक ने एक और मिलिट्री कूप किया और शुरू हुआ पाकिस्तान की इस्लामाइजेशन। जिया ने सिर्फ अपना कुर्सी बचाने के लिए पूरे मुल्क को रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के आग में डाल दिया। पब्लिक स्कूल से सिलेबस बदल दिए गए। टेक्स्ट बुक्स में हिस्ट्री को ट्विस्ट करके गजवा ए हिंद और जिहाद को हीरो बना दिया गया। मजहब के नाम पे पॉलिटिक्स होने लगी और मद्रासास, जिनमें जिहाद और हेट्रेड का पॉइजन पढ़ाया जाता था, उनका नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में फैल गया। और इसी दौरान एक नई अपॉर्चुनिटी मिली, अफगानिस्तान का सोवियत वॉर। आजादी के बाद इंडिया ना अमेरिका के साथ गया और ना ही सोवियत के साथ। चाइना में कम्युनिज्म का रिवॉल्यूशन आ रहा था। बाद में इंडिया में भी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के वक्त सोवियत के साथ दोस्ती बढ़ रहा था। अमेरिका को सोवियत का बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस इंडियन सबकॉन्टिनेंट में देखकर अच्छा नहीं लगा। इसलिए अपना भी थोड़ा होल्ड बनाने अफगान वॉर के नाम पे पाकिस्तान को अमेरिका और सऊदी अरेबिया ने भरपूर फंडिंग दी। फंडिंग लेके पाकिस्तान ने मद्रासा और ट्रेनिंग कैंप्स को फैक्ट्रीज बना दिया, जहां जिहाद के नाम पे एक पूरी जनरेशन रेडी की गई। जियाउल हक का सिंपल फॉर्मूला था, अगर हम जिहादीज एक्सपोर्ट करेंगे तो वेस्ट से डॉलर्स और इंडिया के अगेंस्ट लेवरेज दोनों मिलेगा। और इसी ने डाला पाकिस्तान को उस रास्ते पर जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन था। जब एक देश अपनी बच्चों को नफरत की किताबें देती है, तो वो देश अपना फ्यूचर खुद जला देता है। 1980s में पाकिस्तान ने एक नया बिजनेस मॉडल इन्वेंट किया, टेररिज्म एक्सपोर्ट। अफगानिस्तान के वॉर के बाद पाकिस्तान के पास एक रेडीमेड आर्मी थी, जिहादी फाइटर्स जिनको कहीं भी भेजना था। और सबसे पहले टारगेट बना भारत। 1990s में पाकिस्तान ने कश्मीर में मिलिटेंसी का ओपन स्पॉन्सरशिप शुरू कर दिया। ट्रेनिंग कैंप्स, आर्म्स सप्लाई, इन्फिल्ट्रेशन, सब कुछ पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के डायरेक्ट कंट्रोल में था। इसी दौरान कुछ डेंजरस टेररिस्ट ग्रुप्स पैदा हुए, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन।
ये ग्रुप सिर्फ कश्मीर नहीं, भारत का हर कोने में टेरर का जहर फैलाने लगे। और फिर आया सबसे बड़ा ट्रस्ट ब्रेक, कारगिल वॉर 1999। इंडिया पाकिस्तान के बीच लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ था। अमन की बातें हो रही थी, लेकिन पीछे से पाकिस्तान आर्मी ने प्लान बना दिया था कारगिल में घुसपैठ का। इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान देकर कारगिल की चोटियां वापस जीती, लेकिन पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया। पाकिस्तान बन गया एक ऐसा देश जो शांति के दौरान भी पीछे से छुरी मारने से नहीं चूकता। और ये सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं रहा। 2001 में भारत के पार्लियामेंट पर अटैक हुआ और 2008 में मुंबई अटैक्स 26/11, जिसने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया। हर अटैक के पीछे एक ही फिंगरप्रिंट मिलता था, पाकिस्तान के आर्मी और आईएसआई का सपोर्ट। पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट बन चुका था, लेकिन दुनिया फिर भी आंखें बंद करके डॉलर्स भेजना जारी रखी, क्योंकि उनको पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए चाहिए था। 11 सितंबर 2001 दुनिया ने अपने सबसे बड़ी टेरर ट्रेजेडी देखी। अमेरिका ने तुरंत डिक्लेयर किया, वॉर ऑन टेरर शुरू हो गया। और सबसे पहले टारगेट था अफगानिस्तान का तालिबान गवर्नमेंट, जो ओसामा बिन लादेन को छुपा रहा था। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद मांगी और पाकिस्तान ने हाँ बोल दिया। पाकिस्तान ने सामने से अमेरिका का साथ दिया और पीछे से तालिबान और अलकायदा के लीडर्स को सेफ हेवेंस दिया। आईएसआई का नेटवर्क ने टेररिस्ट को बॉर्डर पार हाइडआउट्स दिए, ट्रेनिंग कैंप्स चलाए और अमेरिका से मिल रहे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का मिसयूज किया। बस इतना ही नहीं, सबसे बड़ा धोखा तब सामने आया जब पता चला ओसामा बिन लादेन खुद पाकिस्तान के अंदर अबोटाबाद में छुपा था। अबोटाबाद एक ऐसी जगह जो पाकिस्तान के आर्मी एकेडमी के सिर्फ कुछ किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर थी। यानी दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट पाकिस्तान आर्मी के नाक के नीचे छुपा बैठा था और दुनिया को अंधेरे में रखा गया। 2 मई 2011 को अमेरिका ने यूनिलैटरल ऑपरेशन में ओसामा को मार गिराया और दुनिया को पाकिस्तान के डबल गेम का सबूत मिल गया। लेकिन पाकिस्तान ने क्या सीखा? कुछ नहीं। आज भी हक्कानी नेटवर्क, तालिबान के लीडर्स, अलकायदा के रेमिनेंट ग्रुप्स सब पाकिस्तान में कहीं ना कहीं पल रहे हैं। जब एक मुल्क अपना सारा पैसा और एनर्जी टेररिज्म और मिलिट्री पर खर्च करता है, तो असली नुकसान किसका होता है? आम आदमी का। पाकिस्तान में भी यही हुआ। एजुकेशन का सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स कर गया, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट जीरो हो गया और जो थोड़े बहुत स्कूल्स थे वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के बजाय रेडिकल आइडियोलॉजी सिखाया जा रही थी। मद्रासास जहाँ मैथ्स और साइंस की जगह एक्सट्रीमिज्म और जिहाद का लेसन दिया जाता था, देश भर में मशरूम कर गए। हेल्थ केयर, एक आम पाकिस्तानी को बेसिक हॉस्पिटल या दवाई तक मिलना मुश्किल हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल ऐसा कि 21st सेंचुरी में भी इलेक्ट्रिसिटी और पानी एक सपना बन गया। लेकिन सबसे बुरा हाल हुआ पाकिस्तान के माइनॉरिटीज का। हिंदूज, क्रिश्चियंस, सिख्स, अहमदीज, जो कभी पाकिस्तान की डाइवर्सिटी का हिस्सा था, उनको या तो जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया या मार दिया गया या देश छोड़ने पर मजबूर किया गया। बच्चियों का एब्डक्शन, फोर्स कन्वर्शन, अटैक्स ऑन टेम्पल्स और चर्चेस, ये सब एक नॉर्मल न्यूज़ बन गई थी। जो मुल्क एक वक्त पर लैंड ऑफ द प्योर कहलाने का सपना देखता था, आज वहाँ अपने लोग भी अपने ही देश में असुरक्षित महसूस करते हैं। और ये सिविल कोलैप्स का असली रीज़न है। जब आप नफरत को सिस्टम बना लेते हैं, तब इंसानियत अपने आप मर जाती है। आज का पाकिस्तान क्या है? एक मुल्क जो अपने खुद के फैसले का कटा हुआ है, जिसकी इकोनॉमी कोलैप्स के कगार पर है। आईएमएफ के लोन्स, चाइना के डेट ट्रैप्स और सऊदी अरेबिया के बेल आउट के सहारे पाकिस्तान अपनी रोजी रोटी चला रहा है। पब्लिक डेट आसमान छू रहा है। इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है कि लोग रोटी और दवाई अफोर्ड नहीं कर पा रहे। पॉलिटिक्स एक सर्कस बन चुका है। कभी इमरान खान अरेस्ट हो रहे हैं, कभी आर्मी और सिविलियन गवर्नमेंट की जंग हो रही है और सबसे बड़ा क्राइसिस, जो यूथ मुल्क का फ्यूचर होते हैं, वही आज रेडिकलाइजेशन, ब्रेन ड्रेन या होपलेसनेस के बीच फंस गए हैं। टेररिज्म का कैंसर पाकिस्तान के हर कोने में फैल चुका है। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक हर जगह अलग अलग सेपरेटिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स एक्टिव है और दुनिया भी अब आंखें खोल रही है।
पाकिस्तान जो कभी अपने आप को लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड कहता था, आज येमेन, लिबिया जैसे फेल्ड स्टेट्स की लिस्ट में कंपेयर होने लगा है। समाज के लिए एक सीख है, टेररिज्म का शॉर्टकट कभी लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं देता। और दुनिया के लिए एक रिमाइंडर है, जब कोई देश नफरत और वायलेंस को अपना नेशनल पॉलिसी बना लेता है, तो वो उसकी बर्बादी सिर्फ वक्त का सवाल होती है। कभी कभी लगता है इंसानियत सिर्फ किताबों में रह गई है। पहलगाम में जो हुआ वो सिर्फ एक खबर नहीं थी, वो एक जख्म था जो हर भारतीय के सीने पे पड़ा है। पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके लिए जिंदगी की कोई कीमत नहीं। 5 टेररिस्ट पाकिस्तान से आए, हमारे बॉर्डर पार किया, पहलगाम के एक छोटी सी बस्ती में बारूद के साथ नफरत ले आए। उन्होंने हमारे 26 भाइयों को मार दिए और 20 से ज्यादा को घायल किया। क्यों? क्योंकि कालिमा पढ़ना नहीं आता, क्योंकि धर्म हिंदू थे। हाँ, आपने सही सुना, पुरुषों का पैंट उतारा गया और जिसे ये लोग हिंदू समझे उसे बिना किसी दया के मार दिया गया। सोचिए, इंसान को कपड़ों के नीचे के हिस्से से पहचाना जा रहा है और उसी पे फैसला किया जा रहा है कि उन्हें जिंदा रखना है या नहीं। ये हैवानियत की सभी सीमा पार कर दी। ये सिर्फ माइंडलेस टेररिज्म नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी इस देश में कुछ और घिनौना करने की। अब कई यूट्यूबर्स इस अटैक के समस्या विश्लेषण कर चुके हैं और वो जरूरी भी था, लेकिन मैं आपको ले चलूंगा उस गहराई में जहां ये पूरे आतंकवाद का जड़ है। ये जानना जरूरी है, ये अटैकर्स के ऊपर जो आका बैठे हैं वो क्या चाहते हैं, उनका असली एजेंडा क्या है, उन्होंने ये खूनी खेल क्यों खेला और अब क्या होने वाला है। ये एक संदेश था, एक खुला चैलेंज था भारत को, हम और आप जैसे भारतीयों को और दुनिया को भी। पर क्या दुनिया सुनेगी, या फिर एक बार फिर हमारे लहू के छींटों पे टिप्पणियां होंगी और कुछ स्ट्रांगली वर्डेड स्टेटमेंट्स। अगले कुछ दिनों में मैं लेकर आऊंगा एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। तब तक मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों और बहनों, स्ट्रांग रहो, हौसला रखो, एकता बनाए रखो, क्योंकि हम सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक जंग लड़ रहे हैं, सच्चाई की, न्याय की और इंसानियत की। जय हिंद, जय भारत।